हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 220 बीएनएसएस सीआरपीसी सेक्शन 198 ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। तो बीएनएस की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन कैसे होगा? तो कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित व्यक्ति के द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहन या उसके पिता के द्वारा किए गए परिवाद पर या रक्त विवाह, दत्तक ग्रहण या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा न्यायालय की इजाज़त से किए गए या माता के भाई या बहन के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें कंडीशन बता दिया कि न्यायालय संज्ञान कब करेगा। तो न्यायालय संज्ञान करेगा सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट आने पर। दूसरा है कि अपराध से जो व्यथित व्यक्ति है उसके द्वारा परिवाद किया गया या व्यथित व्यक्ति के पिता, माता, भाई, बहन या पिता के द्वारा परिवाद किया गया या न्यायालय की इजाज़त से व्यथित व्यक्ति से संबंधित, रक्त से संबंधित, विवाह से संबंधित या दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया या फिर माता के भाई या बहन के द्वारा परिवाद किया गया है, इनके परिवाद पर ही न्यायालय संज्ञान लेगा। ये जो व्यक्ति बताए गए हैं इनके परिवाद पर, इसके अन्यथा पुलिस रिपोर्ट के परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट जो की गई है उसके आधार पर न्यायालय संज्ञान ले सकेगा, अन्यथा न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। ये थी अपनी सेक्शन 220। सेक्शन 220 एंड 221 अपराधों का संज्ञान, सीआरपीसी सेक्शन 198 बी। तो कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने पर अपराध घटित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। तो न्यायालय संज्ञान कब करेगा? किस धारा का? धारा 67 बीएनएस के अधीन किसी अपराध का। 67 बीएनएस में क्या कर रखा है कि पति पत्नी पृथक रह रहे हैं, पृथककरण के दौरान पति अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल होता है, इंटरकोर्स करता है। तो उसमें किसी अपराध का संज्ञान ऐसा करके कोई अपराध कारित करता है, उसकी सहमति के बिना ऐसा कार्य किया जाता है। तो जहाँ की ऐसे व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है वहाँ उन तथ्यों का जिसमें कि पत्नी ने पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किया है कि हम पृथककरण में रह रहे हैं जिस दौरान मेरे साथ ये कार्य किया गया है, या अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध घटित हुआ है, इन सब का अगर न्यायालय को प्रेमा फेशिया न्यायालय को क्लियर हो जाता है, समाधान हो जाता है, तो न्यायालय संज्ञान करेगा, अन्यथा न्यायालय संज्ञान नहीं करेगा। तो प्रथम दृष्टया मामलों को देखने पर न्यायालय को लगता है कि संज्ञान किया जाना चाहिए, तो न्यायालय को संज्ञान करना होगा, प्रेमा फेशी न्यायालय देखेगा। ये थी सेक्शन 67 बीएनएस में जो ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग। आगे हम देखते हैं सेक्शन 222 बीएनएसएस और सेक्शन 199 सीआरपीसी, मानहानि के लिए अभियोजन। तो मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता में अध्याय 21 जुड़ा हुआ है और वहीं भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें है सेक्शन 356, सेक्शन 356 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर ही करेगा। तो मानहानि से संबंधित कोई अपराध है उसका संज्ञान न्यायालय ऐसे व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। परंतु जहाँ ऐसा व्यक्ति बालक है या विकृतचित है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है या रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने में असमर्थ है या ऐसी महिला है जो रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जा सकती, वहाँ उसकी ओर से न्यायालय की इजाज़त से कोई अन्य व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है। बट यहाँ कंडीशन बता दी कि अगर ऐसा व्यक्ति बालक है, अनसाउंड माइंड है या फिर उसमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिस कारण वो परिवाद करने में असमर्थ है, या फिर ऐसी कोई महिला है जो रूढ़ियों के कारण लोगों के सामने नहीं आ सकती, तो उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति परिवाद दाखिल कर सकता है, किंतु ऐसा परिवाद करने से पूर्व न्यायालय की इजाज़त लेनी आवश्यक है। न्यायालय की अनुमति से ही परिवाद दाखिल किया जाएगा। इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है अपने को कि इस संहिता में किसी भी बात के होते हुए
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसे अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ का राज्य क्षेत्र प्रशासक, संघ या राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री या संघ या राज्य के किसी क्रियाकलाप के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसे मामला को सुपुर्द किए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद पर कर सकता है। तो जब हमने सेशन न्यायालय की सुपुर्दगी की सेक्शन देखी थी, तब हमने ये डिस्कस भी किया था कि सेशन न्यायालय मानहानि के मामले में मामले को सुपुर्द किए बिना सीधा संज्ञान ले सकता है, किसके? लोक अभियोजक के परिवाद पर। अब ऐसी मानहानि किन व्यक्तियों की हो रही है? तो ऐसी मानहानि हो रही है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो कि भारत का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है, या किसी संघ या किसी राज्य क्षेत्र का कोई मंत्री है, या मंत्री के रूप में राज्य के क्रियाकलाप में नियोजित कोई अन्य लोक सेवक है, और उनके लोक कृत्य के निर्वहन में, उनके आचरण के संबंध में, कैरेक्टर के संबंध में, उनके लोक कृत्य के निर्वहन के में, उनके कैरेक्टर के संबंध में ऐसा कोई अपराध किया गया है, ऐसी कोई मानहानि की गई है, तब लोक अभियोजक के द्वारा किया गया जो लिखित परिवाद है उस पर सेशन न्यायालय सीधा संज्ञान ले सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है ये। इस क्लोज से छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सभी बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्लोज 3। क्लोज 3 कह रहा है कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे परिवाद में वे तथ्य जिसमें अपराध अभिकथित बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ वर्णित होगी जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है। तो उपधारा 2 में लोक अभियोजक ने जो लिखित परिवाद पेश किया है, उस परिवाद में वो सभी तथ्य होंगे जिससे कि कोई अपराध बनता है। ऐसे अपराध का नेचर होगा कि किस तरीके का अपराध है, मानहानि के तरीके जो बता रखे हैं 10 तरीके, उनमें से किन तरीकों से मानहानि की गई है। ऐसी अन्य विशिष्टियाँ वर्णित होगी जो अभियुक्त को इस बात की सूचना देगी कि उसने कौन सा अपराध किया है। इस बात की सूचना देने के लिए जो विशिष्टियाँ पर्याप्त होगी वो विशिष्टियाँ उनमें लिखी होगी। ये है क्लोज 3। अब है आगे क्लोज 4। क्लोज 4 में उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक के द्वारा कोई भी परिवाद है वो पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। लोक अभियोजक अगर लिखित रूप में कोई परिवाद फाइल किया कर रहा है तो उसे निम्न की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है, अन्यथा नहीं करेगा। अगर राज्य की दशा में, राज्य सरकार की दशा में, किसी व्यक्ति की दशा में जो राज्य का राज्यपाल है या राज्य की सरकार का मंत्री है या रहा है, अब इसमें ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मंत्री है या राज्यपाल है या रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट के क्रियाकलापों को करने वाला कोई लोक सेवक है, तो उनके संबंध में अगर कोई परिवाद फाइल करना है तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और अन्य कोई मंत्री है लाइक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इनके संबंध में केंद्र सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। उनकी अनुमति, उनकी पूर्व मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात ही लोक अभियोजक के द्वारा कोई परिवाद पेश किया जाएगा। अब इसका है क्लोज 5। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी परिवाद का संज्ञान कब करेगा। तो किसी परिवाद का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद उस तारीख से 6 महीने के भीतर कर दिया गया है जबकि अपराध किया गया है। जबकि ऐसी मानहानि कारित की गई है, ऐसे मानहानि का कोई अपराध किया गया है, उसके 6 माह के भीतर परिवाद दाखिल होना चाहिए। 6 माह के पश्चात दाखिल किया गया परिवाद अमान्य है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ लिमिटेशन बता दी। लिमिटेशन के कारण ये क्लोज इम्पोर्टेंट हो गई। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कितने माह के भीतर परिवाद किया जाना चाहिए, तो 6 माह के भीतर सेशन न्यायालय, ठीक है, तभी संज्ञान करेगा। अब इसका क्लोज 6 कह रहा है कि इस तरह की कोई भी बात किसी व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है, उस अपराध के बाबत अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर इन मामलों में
कोई परिवाद जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है और मजिस्ट्रेट ने उस अपराध का संज्ञान ले लिया, तो ऐसा करना किसी भी कार्रवाई को विटिएट नहीं करता। ऐसा करना मजिस्ट्रेट की ऐसी सख्ती पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। क्लॉज 6 क्या कह रहा है इसका? यही कह रहा है कि इस सेक्शन की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, मानहानि का अपराध किया गया है और उस अपराध के बाबत अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष उसने परिवाद फाइल कर दिया, उस मजिस्ट्रेट ने संज्ञान में ले लिया, तो मजिस्ट्रेट की ऐसी किसी सख्ती पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, इसमें सेशन न्यायालय की सीधी सुपुर्दगी है, किंतु यदि सेशन न्यायालय को सीधे सुपुर्द नहीं किया गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मजिस्ट्रेट अगर उस पर कोई संज्ञान लेता है तो ये चीज़ कार्रवाई को विटिएट नहीं करेगी। तो ये थी अपनी सेक्शन 222। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपना चैप्टर 16 मजिस्ट्रेट से परिवाद।